हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। बीएड थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा सेकंड पेपर होना है, सेकंड पेपर की आपको पता है ये हमारा पेपर निर्देशन और परामर्श है। अब निर्देशन और परामर्श में कैसे क्वेश्चन आएंगे, इस विषय को जानने के लिए हमारा 2022-23 का जो पेपर है वो हमारे लिए एक आदर्श पेपर रहेगा और इसी पेपर के सारे खंड के हम उत्तर व्याख्या सहित आपके सामने लेकर के आए हुए हैं, जो कि इसमें है। मैं यहाँ पर खंड आ, खंड बा और खंड सा तीन पार्ट में इसे दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यही का हमें अध्ययन करना होगा और हमारा पूरा का पूरा पेपर इसमें समाहित हो जाएगा। मैंने क्वेश्चंस और के आंसर बहुत डिटेल में तैयार किए हुए हैं, इसलिए आपको तीनों वीडियो, एक वीडियो आपका खंड आ को लेकर के है, एक बा को लेकर के और एक खंड सा को लेकर के आएगा। तो इसलिए आपको सभी प्रश्न देखने हैं और इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मेरा वादा है आपसे कि आपका कल का पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखें, यहाँ हम ये हमारा थर्ड सेमेस्टर का पूरा पेपर है और इस पेपर पे हम पिछले सारी चीजों को, यहाँ पर देखिए, शिक्षा के निर्देशन और प्रत्यय की प्रकृति को स्पष्ट करिए, सिद्धांतों को का वर्णन करिए, शैक्षिक निर्देशों की आवश्यकता और सिद्धांत बताइए और किन्हीं दो निर्देशन सेवाओं के बीच में विषय स्पष्ट करिए, विद्यालय स्तर पर निर्देशन सेवाओं के बारे में बताइए, परामर्श निर्देशन सेवा क्या है, यह किस प्रकार से निर्देशन से भिन्न है, परामर्श के उद्देश्य, साक्षात्कार का परामर्श का उपयोग करके बताइए और परामर्शदाता और प्रार्थी के बीच में संबंध। तो इस तरीके से ये हमारा जो पेपर है, हमने इस पेपर को चेंज करके अपने कुछ नोट्स में तैयार किया हुआ है, जिन्हें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये आपका वो पेपर है जिसको मैंने तैयार कर रखा है और हम अब इसी पेपर से रिलेटेड आपके सारी क्वेश्चंस उसके आंसर्स के साथ कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पर ये प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है और यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा आता है, निर्देशन की प्रकृति और प्रत्यय को स्पष्ट करिए। तो यहाँ पर आंसर कुछ इसी तरीके से आपको लिखना है कि निर्देशन हमारा क्या है। तो ट्रैक्सरेलू और पियर्स और मैथ्यूसन, स्ट्रॉन्ग, स्मिथ, फुलमर और स्किनर जैसे विद्वान, आप इतने विद्वानों का नाम ना लिखें तो कुछ विद्वान लिख सकते हैं। विद्वानों ने निर्देशन की प्रकृति पर उचित प्रकाश डाला है। उनके विश्लेषण का सार यह है कि निर्देशन छात्र को समाज, अर्थव्यवस्था और राष्ट्र को समझने और समायोजित करने में सक्षम बनाती है। बस इस जगह से आपको निर्देशन की पूरी जानकारी मिल जाती है कि निर्देशन छात्रों को समाज, राष्ट्र और उसके बारे में जानकारी देने में सक्षम बनाती है। निर्देशन की प्रकृति का विवरण निम्नलिखित है। यहाँ पर यह क्वेश्चन मैंने लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट के तौर पर तैयार किया है, इसीलिए ये वीडियो आपका खंडों में विभाजित है, जिससे आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ सकें। तो निर्देशन क्या है? निर्देशन एक सतत प्रक्रिया है, यानी अनवरत जारी रहने वाली प्रक्रिया है। ये बात आपको समझनी है और यहाँ पर यही चीज है कि व्यक्ति पहले समझता है, उसकी क्षमताएं और रुचियों को देखता है और उसके बाद वह अपने परिस्थितियों से निर्णय लेने की कोशिश करता है। इस तरीके से प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और निर्देशन की इस प्रक्रिया के बाद निर्देशन क्या करता है? निर्देशन व्यक्ति के विकास पर जोर देता है। तो इस तरीके से हमें आपको इस चीज को पूरा बताने की कोशिश मैं कर रहा हूं कि आपको आंसर कैसे लिखना है। देन व्यक्ति के विकास में निर्देशन सहायक होता है। इनकी ये टॉपिक्स आप अपने आप से देख सकते हैं, इनको ज्यादा मैं डिटेल करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। ये जीवन से संबंधित है, यह जीवन से संबंधित है, यानी औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शिक्षाएं जीवन में चलती हैं। निर्देशन स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं होता, यानी एक ऐसी प्रक्रिया, मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक आवश्यकताओं के अनुसार विकसित करना है। इसको अलग से कोई चीज नहीं रखी जाती है। और इसके बाद के आंसर हैं कि निर्देशन एक कुशल प्रक्रिया है, यानी यहाँ पर एक एक्टिव व्यक्ति ही निर्देशन आपको दे सकता है, जो सक्रिय हो, प्रशिक्षित व्यक्ति ही इस चीज को पूरा कर सकता है। निर्देशन से समायोजन करने की क्षमता विकसित होती है। मार्गदर्शन सिर्फ मदद करने से अधिक है, यानी केवल मदद कर देना, हेल्प कर देना निर्देशन नहीं है, मदद करना निर्देशन नहीं है। ध्यान रखेंगे, आप उसका निर्णय खुद नहीं लेंगे, निर्णय लेने देंगे, उसे निर्णय लेने के लायक बनाएंगे, इसमें निर्देशन आपको करना है। तो इस तरीके से हम निर्देशन के बारे में और चीजें देख रहे हैं। निर्देशन की सहायता होनी चाहिए। निर्देशन की प्रकृति को शैक्षिक माना गया है, यानी शिक्षा और निर्देशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। निर्देशन की प्रक्रिया में आत्म निर्देशन का विकास होता है, यानी व्यक्ति सेल्फ हेल्प करता है, स्वयं की सहायता करता है और वो स्वयं सहायता लेकर के अपने आप को सक्षम बनाता है। तो इस तरीके से निर्देशन एक अलग प्रक्रिया है। निर्देशन की प्रक्रिया उसे भविष्य में जीवन के लिए तैयार करती है और उसे भविष्य के लिए तैयार करने में मदद करती है। निर्देशन एक सेवार्थी केंद्रित प्रक्रिया है। जो निर्देशन, जैसे ए एक व्यक्ति है जो निर्देशन दे रहा है बी को, तो उसका केंद्र बिंदु हमारा बी होगा, बी केंद्र बिंदु होगा। इसकी जरूरत के अनुसार निर्देशन दिया जाएगा, न कि ए की क्षमता के अनुसार। निर्देशन शिक्षा की उप प्रक्रिया है, शिक्षा के साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। इस तरीके से मैंने निर्देशन को यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी एक्सप्लेन कर दिया है। निर्देशन अपना दृष्टिकोण दूसरों पर थोपता नहीं है, उसे निर्णय लेने देता है, निर्णय लेने देता है। निर्णय लेने में मदद करने की प्रक्रिया निर्देशन है, यानी उसे सारी चीजें लेकर के निर्णय लेने में
मदद करना, सहायता करना निर्देशन कहलाता है। तो इस तरीके से निर्देशन एक का क्षेत्र व्यापक है, निर्देशन बहुत ही व्यापक क्षेत्र में है। अब इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निर्देशन के सिद्धांतों का वर्णन करिए। मैंने निर्देशन के सिद्धांतों को यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है। निर्देशन की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह किसी व्यक्ति को गलत दिशा में जाने से रोकती है, उसके जीवन को नष्ट कर सकती है ये बात अगर वो गलत दिशा में जाता है तो। भारतीय परिवेश में निर्देशन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निर्देशन के निम्न सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों में मतलब क्या बातें हैं जिनके तहत निर्देशन होता है। तो सबसे पहले ज्ञान का सिद्धांत, यानी ज्ञान होगा तो निर्देशन देंगे। सार्वभौमिकता का सिद्धांत, सभी जगह ये चीज लागू होती है। निरंतरता का सिद्धांत, अनवरत जारी रहता है, ये निर्देशन अनवरत जारी रहता है, एक बार में समाप्त होने वाली चीज नहीं है। उसके बाद है सामाजिकता का सिद्धांत, समाज में जुड़ा होता है। नैतिकता का सिद्धांत, अच्छाई की ओर ले जाने की कोशिश की जाती है इसमें। विश्लेषण का सिद्धांत है, हम उसकी समस्या को समझने की कोशिश करेंगे और फिर उसे हल बताने का प्रयास करेंगे। वैधानिकता का सिद्धांत, ये उपयोगी है और हमेशा हर व्यक्ति को मदद करता है। सकारात्मकता का सिद्धांत, यानी सुधार व्यक्ति में होना चाहिए, तभी जाकर के निर्देशन की व्यक्ति में सुधार की आवश्यकता है, तभी जाकर के निर्देशन हो पाएगा। और इसके आगे हम देख लेते हैं आत्मनिर्भरता का सिद्धांत, व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना है, स्वतंत्र उसकी स्वतंत्रता का हनन नहीं करना है, उसे बना रहने देना है। लचीलेपन का सिद्धांत, एक व्यक्ति में जो समायोजन होता है वो ध्यान देना है कि किस तरीके से व्यक्ति समायोजन करेगा। व्यक्तिगत महत्व समानता रखी जाएगी। व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति यूनिक है, हर व्यक्ति में अंतर है, इस बात को ध्यान में रखकर निर्देशन देंगे। सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, हर पहलू देख करके उसका निर्देशन करें। और उसके बाद समन्वय का सिद्धांत है, उसका कंट्रीब्यूशन करें। निरपेक्षता का सिद्धांत, किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो, उसकी जानकारी को गोपनीय रखें, समय के अनुसार ही उसको ध्यान दें। विशिष्टता का सिद्धांत, विशेष जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान दें। प्रशिक्षण का सिद्धांत, अगर आप निर्देशन कर पाने में सक्षम हैं तो ही आप निर्देशन दें, अन्यथा ना दें। उसके बाद के तीसरे क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, निर्देशन की आवश्यकता तथा विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर शैक्षिक निर्देशन का संबंध मुख्य रूप से छात्रों की शिक्षा से है, इसलिए बेवर ने शिक्षा और शैक्षिक निर्देशन को एक ही माना है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि बेवर महोदय ने शैक्षिक निर्देशन को और शिक्षा को एक ही माना है। उन्होंने कहा ये दोनों एक ही बातें हैं। और उसके बाद उन्होंने कार्य क्षेत्र में पाठ्यक्रम विषयों का रचना करने, शिक्षा में सफलता प्राप्त करने और शिक्षा में प्राप्त करते समय उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान करने की बात को शैक्षिक निर्देशन माना है। शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता और उपयोगिता हम अगले उसमें देखते हैं। इसमें हमारा पाठ्य विषयों के चुनाव में सहायक है, स्कूल व्यवस्था बनाए रखने में सहायक है। ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इसे डेवलप किया है जिससे कि आपका पूरा पेपर यहीं पर तैयार हो सके और अच्छे से आप अपने पेपर को तैयार कर सकें। आगे की शिक्षा का निर्धारण भी हमारा इसी से होता है। पाठ्येतर कक्षाओं की उचित योजना बनाने में, पाठ के बाद की शिक्षा की व्यवस्था करने में इसका योगदान है। जीवन अवसर प्राप्त करने में, जीविका के अवसर प्राप्त करने में, जीविका का ज्ञान प्राप्त करने में निर्देशन की आवश्यकता है। पिछड़े हुए बालकों की समस्या को जानने में निर्देशन की आवश्यकता है। और आगे हमारे उसमें कुछ ऐसे बालक होते हैं जिनमें परिस्थितियों के कारण उचित शिक्षा ढंग से लेने पर उनकी उन्नति नहीं हो पाती है, ना लेने पर, इसलिए आवश्यक है कि ऐसे साधनों का प्रयोग किया जा सके जिससे उनका काम पूरा हो सके। यह कार्य निर्देशन के द्वारा ही पूरा हो सकता है। और किन्हीं दो सेवाओं के बारे में निर्देशन स्पष्ट करिए। तो जो किन्हीं दो निर्देशन सेवाओं की बात कर रहा है, ये हमारा प्रश्न है, इसको मैं हाईलाइट नहीं कर पाया हूं, इसके लिए सॉरी। ये हमारा प्रश्न नंबर डी है और प्रश्न नंबर डी की सेवाओं में है। तो निर्देशन सेवाओं को देख लेते हैं। निर्देशन सेवाओं के अंतर्गत विशिष्ट क्रियाओं को नियोजित करने, व्यवस्थित करने और क्रियान्वित करने की बात कही जाती है। इस प्रकार निर्देशन सेवा का संबंध कुछ विशेष प्रकार की सेवाओं से होता है। इनकी क्रियाओं के माध्यम से विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। निर्देशन सेवाओं के प्रकार कौन कौन से हैं? तो निर्देशन सेवाओं के प्रकार में मैंने यहाँ पर शॉर्ट में इस चीज को पूरा किया हुआ है और इस चीज को आपको समझना है। निर्देशन सेवाओं के प्रकार में सूचना सेवा देना, इंफॉर्मेशन सेंटर की स्थापना, परामर्श सेवा, आत्मसूची सेवा, सेल्फ इन्वेंट्री सर्विस, व्यक्तिगत प्रदत्त सेवा, इंडिविजुअल डेटा कलेक्शन सर्विस, पूर्ण सेवा जो प्रिपरेटरी सर्विसेज होती हैं, स्थानापन्न सेवाएं, प्लेसमेंट सर्विसेज, ये रोजगार से संबंधित होती हैं, और अनुगामी सेवाएं, फॉलोअप सर्विस, और शोभा सेवा यानी यहाँ पर सोमा सेवा, इस रिसर्च अनुसंधान के संबंध में जो निर्देशन की सेवाएं हैं, इस तरीके से सेवाएं दी जाती हैं। तो ये निर्देशन की मैंने 8 सेवाएं आपको बता रखी हैं। आपको केवल किन्हीं 2 सेवाओं के बारे में चर्चा शॉर्ट में करनी होगी। अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो आप इन्हीं पर पूरी तरीके से डिस्कशन करके अपने क्वेश्चन को इलैबोरेट करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा आता है विद्यालय स्तर पर निर्देशन सेवा के संगठन के बारे में बताइए कि विद्यालय स्तर पर निर्देशन की सेवा का संगठन कैसे किया जाएगा। तो इस विषय पर आप देखें तो विद्यालय स्तर पर निर्देशन सेवा की प्रक्रिया में हम देखें तो विद्यालय प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। निर्देशन से संबंधित तथ्यों का बोध हमें शिक्षक और परामर्शदाता को होना चाहिए। किस व्यक्ति को निर्देशित कर रहे हैं, ये बात पूर्व में निर्देश सूचना एकत्र करें और प्राप्त सूचनाओं की जानकारी रखें। सूचनाओं का वर्गीकरण और व्याख्या दूसरे स्तर पर करें। यहाँ पर मैंने पूरी प्रक्रिया बताई है। जिस व्यक्ति को निर्देशित किया जाना है उसके बारे में विचार विमर्श और मंत्रणा करें।
निर्देशित व्यक्ति को दिए गए व्यवहार को अंक लिख कराएं। जिस व्यक्ति को हमें निर्देशित करना है उसके संबंध में डाटा पूरा हम कलेक्ट करेंगे और इसके तहत निर्देशन सेवाएं जब हम करेंगे तो उसमें हमें किस तरीके से चीजें आएंगी, उसमें हम रुचि परीक्षण करेंगे, केस स्टडी करेंगे, रोल प्लेइंग करा सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं, बालक का पारिवारिक अभिलेख बना सकते हैं, निरीक्षण करेंगे, ऑटोबायोग्राफी को यूज कर सकते हैं, समाज मिति जो सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स है उसका पालन कर सकते हैं, बालक के दैनिक अभिलेख का प्रतिपादन कर सकते हैं। ये हमारे तरीके के रूप में है कि निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन किस तरीके से दिया जाएगा। अब इसके संगठन के रूप में हम क्या करेंगे इसमें देख लेते हैं। तो निर्देशन कार्यक्रम विद्यालय की कुशलता पर निर्भर करता है। विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम को संचालित करने के लिए कोई प्रमाणित प्रारूप तैयार नहीं किया जा सकता है, फिर भी कुछ बातें ध्यान रखेंगे जो निम्नलिखित हैं। ये बातें क्या है कि निर्देशन सेवाओं को लागू करते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि विभिन्न विधियों का प्रयोग कर सकें। विद्यालय के बजट से ही ये काम किया जाना चाहिए और तय समय में किया जाए। विद्यालय में कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इसे अभिन्न अंग समझा जाना चाहिए। विद्यालय की समय तालिका के अनुसार इसकी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। निर्देशन सेवा जो है वो समस्यात्मक बालकों के लिए आयोजित न की जाए बल्कि प्रत्येक बालक के लिए। निर्देशन सेवा हर बालक के लिए दी जानी चाहिए। समस्यात्मक व्यक्ति की सभी सूचनाएं गोपनीय रखी जाएं जिससे निर्देशन करते समय देने वाला व्यक्ति मधुर संबंधी स्थापित कर सके। निर्देशन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अन्य क्षेत्र में निर्देशन केंद्रों का सहयोग लिया जाए जैसे रोजगार कार्यालय, राजकीय निर्देशन कार्यालय और राजकीय मनोविज्ञान प्रयोगशाला। इस प्रकार विद्यालय में शैक्षिक निर्देशन को सामूहिक गतिविधि के रूप में आयोजित किया जाना चाहिए जिसमें विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हुए निर्देशन दिया जा सके। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है परामर्श सेवा क्या है या किस प्रकार निर्देशन सेवा से भिन्न है। काउंसलिंग किस तरीके से डायरेक्शन से डिफरेंट करती है। इस पर हमने विशेष डिटेल रखा है कि निर्देशन और परामर्श में अंतर क्या है। निर्देशन एक व्यापक प्रक्रिया है जबकि परामर्श व्यापक प्रक्रिया नहीं है। निर्देशन व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से हो सकता है जबकि परामर्श केवल व्यक्तिगत हो सकता है, यह सामूहिक नहीं हो सकता है। और इसके बाद के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। निर्देशन दो या दो अधिक व्यक्तियों के हो सकते हैं जबकि परामर्श मात्र दो व्यक्तियों का हो सकता है। निर्देशन के द्वारा व्यक्ति की शैक्षिक और व्यवसायिक समस्याओं का हल किया जाता है जबकि परामर्श द्वारा अतिरिक्त और अन्य क्षेत्र खासकर मानसिक परामर्श होता है या मानसिक और स्वास्थ्य संबंधी परामर्श होता है। निर्देशन शैक्षिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है जबकि परामर्श निर्देशन का अंग है। निर्देशन व्यक्ति को अनेक समस्याओं को एक साथ दिया जा सकता है जबकि परामर्श व्यक्ति का किसी एक समस्या के लिए होता है। तो इस तरीके से निर्देशन और परामर्श में अंतर आप डिटेल में देख चुके हैं। और आगे अब हमारा अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन परामर्श के उद्देश्य पर डिपेंड करता है। परामर्श के उद्देश्य बताइए। तो परामर्श के उद्देश्यों को हम छात्र को आत्मनिर्देशन के लिए समर्थन करना। अब अगर यही क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आता है तो आपको इसको डिटेल करना है। छात्रों को भावी जीवन के लिए तैयार करना, छात्रों को उनकी समस्या समाधान के लिए सहायता प्रदान करना, छात्र को सामाजिक समायोजन में सहायता करना, छात्र को उसके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करना और इस तरीके से परामर्श का ये हमारे उद्देश्य हो जाते हैं। अब परामर्श के क्षेत्र की बात करें तो परामर्श का क्षेत्र बहुत व्यापक है और इसमें हमारे 4 परामर्श आते हैं जिसमें शैक्षिक परामर्श है, व्यवसायिक परामर्श है, व्यक्तिगत परामर्श है और वैवाहिक परामर्श है। इन चारों क्षेत्रों में परामर्श की व्यवस्था की जाती है। अब साक्षात्कार विधि का परामर्श में किस तरीके से प्रयोग किया जाएगा इस बात को देखते हैं। तो साक्षात्कार किस तरीके से प्रयोग किया जाता है ये देख लेते हैं। यहाँ पर साक्षात्कार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में संपूर्ण वार्तालाप है जो प्रारूप और फॉर्मेट के अनुसार किया जाता है। साक्षात्कार की तुलना में ये अन्य प्रकार के वार्तालाप की तुलना में अधिक औपचारिक होता है, पूर्व निर्धारित उद्देश्य होता है, संरचना केंद्रित होती है, मनोवैज्ञानिक रूप से विकसित होने के लिए आवश्यक है कि परामर्श और निर्देशन के क्षेत्र में समक्षमता हो, यानी दोनों के दोनों सक्षम परामर्शदात्री होने चाहिए। तो इसमें परामर्श का पहला स्टेप आ जाएगा परामर्श का साक्षात्कार का प्रारंभ। तो सबसे पहले हमारा परामर्श किस तरीके से साक्षात्कार का प्रारंभ होगा। इसका उद्देश्य साक्षात्कार को देने वाले आराम की स्थिति में आ जाएं। साक्षात्कार जब बातचीत की शुरुआत करता है तो प्रारंभिक समय में ज्यादा बात करता है कौन? साक्षात्कार करता ज्यादा बात करेगा। साक्षात्कार का मुख्य भाग यह प्रक्रिया का केंद्र है। इस अवस्था में साक्षात्कार सूचना और प्रदत्त प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रश्न पूछने का प्रयास करता है जिसके लिए साक्षात्कार का आयोजन किया गया है। प्रश्नों का अनुक्रम साक्षात्कार के प्रश्नों की सूची तैयार करता है जिससे उस क्षेत्रों की और श्रेणियों के बारे में जानता है, उनके प्रश्नों को रखता है। यानी यहाँ पर वो उसे आराम करेगा, उसे रिलैक्स करेगा, यहाँ पर वो सूचना एकत्र करेगा और उसके बाद साक्षात्कार का समापन करेगा। साक्षात्कार समापन के समय साक्षात्कारकर्ता ने जो संग्रह किया है उसका सारांश बताएगा और बताएगा कि किस तरीके से वो आगे आने वाले कदम पर चर्चा करेगा। जब साक्षात्कार समाप्त हो रहा हो तो साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार देने वाले के प्रश्नों को पूछने का अवसर देना चाहिए और टिप्पणी करने का भी मौका देना चाहिए कि वो अपनी बात क्या कहना चाहता है। अगले क्वेश्चन के तौर पर परामर्श और दाता और प्रार्थी में संबंध बताइए। तो परामर्शदाता जो है सामान्य तौर पर सलाह देने वाले व्यक्ति कहे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति चर्चा की मदद से लक्ष्य निर्धारित करने के तहत आते हैं क्योंकि जब सलाह लक्ष्य देने का जो भी अवसर उन्हें मिलता है उनके चर्चा के बाद आएगा। वे लक्ष्य परामर्श लेने वालों की सलाह के अलावा कुछ भी नहीं है। परामर्शदाता की मुख्य जिम्मेदारी रहती है कि वो ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करें। जिस बात को लेकर के वो उसके पास आया है उसे सही समस्या समाधान दें। परामर्श संबंधी उसकी समस्या, उसके समाधान और जिम्मेदारियों को संभालने में ग्राहकों की सहायता करता है। और इसके बाद परामर्शदाता
संचार कौशल के माध्यम से लोगों की भावनाओं को पहचानने, प्रतिबिंबित करने और ग्राहकों की चिंताओं और जरूरतों को पूरा करने की अंतर्दृष्टि पहचानने की कोशिश करता है। इस प्रकार से वह क्षमता से सुविधाजनक है। परामर्शदाता ग्राहक के बीच एक अनुकूल संबंध की स्थापना प्रारंभिक परामर्श प्रक्रिया में प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर यह निर्धारित करता है कि क्या ग्राहक परामर्श के लिए वहां रुकेगा या नहीं रुकेगा। इसलिए निष्कर्ष यह निकलता है कि परामर्शदाता की जिम्मेदारी परामर्श लेने वाले के साथ साथ चर्चा की मदद से लक्ष्य निर्धारित करना है। यानी जो ए व्यक्ति है वो बी को परामर्श दे रहा है, तो जिम्मेदारी इनकी ज्यादा है, क्योंकि ये व्यक्ति अगर सही उत्तर नहीं मिलता है या सही सलाह नहीं मिलती है तो ये यहाँ से हट जाएगा और परामर्श समाप्त हो जाएगा। तो ये वीडियो मैं यहाँ पर रोकता हूँ। मैं खंड बा के वीडियो को लेकर के बहुत जल्द आपके सामने आता हूँ। तब तक के लिए आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटेंट को तैयार करें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक शेयर करें। अगले वीडियो के लिए चैनल पे बने रहें। आपका वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।